नमस्कार, शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप सभी लोगों के लिए पर्यावरण भाग 2 से प्रश्न को लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 51 नंबर से है कि फ्रांसीसी लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि पद्धति का आविष्कार कब किया था? तो कब किया था? 1821 से 1824 के बीच में पूर्ण किया था। यहाँ नोट में लिखा भी है कि लुईस ब्रेल नेत्रहीन थे जिन्होंने यह कार्य 15 वर्ष की आयु में किया था। कितनी साल की आयु में किया था? 15 वर्ष की आयु में किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है 52। यहाँ पे है ब्रेल लिपि। क्या है? ब्रेल लिपि में बने मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं जिसे लिपि आधारित होती है। तो यह कितने बिंदु पर होती है? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, जो मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं। चलिए देखिए, नीचे लिखा है नोट में, आधुनिक ब्रेल स्क्रिप्ट में 6 बिंदु, कितने बिंदुओं? 6 बिंदुओं के स्थान पर 8 बिंदुओं किया जाता है। साथ ही ब्रेल लिपि के 64 अक्षर के जगह 256 अक्षर विराम चिन्हों को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन है। तो यह मुख्यतः का रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, जिससे पानी की कम आवश्यकता होती है। कहाँ पे पाया जाता है? यह रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी दूरी तक देख सकते हैं। यह पक्षी है। कौन से पक्षी होते हैं? चलिए देखते हैं। तो यह पक्षी हमारे हैं चील, बाज और गिद्ध। चील है, बाज और गिद्ध। अगला है EVS संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंटल स्टडीज किसमें होता है? EVS संक्षेपण में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है परिवार एक साधन है। कैसा साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। अगला है झूम की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रचलित है? जहां पर झूम की खेती की जाती है। तो कौन सा है वह? नागालैंड है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है किस ध्वनि तीव्रता को, क्या बोल रहा है? किस ध्वनि तीव्रता को किसी व्यक्ति द्वारा सुना नहीं जा सकता? तो 95 डेसिबल के ऊपर अगर होगा तो उस ध्वनि को क्या कर सकता? कोई भी व्यक्ति नहीं सुन सकता। अगला, ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई क्या होती है? ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक हम लोग का सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड अर्थात NO2। अगला है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? यह हमारा 8 मई को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है DPT का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? तो किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया रोग के बचाव के लिए दिया जाता है। अगला है डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो किस अंग को प्रभावित करती? यह हमारा गला को प्रभावित करती है।
गला को। अगला है हम लोग का पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित की थी? तो A.G. टांसले ने प्रस्तावित की थी। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का एनीमिया रोग। एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो किस तत्व की कमी से होता है? लोहे की कमी के कारण होता है। अगला है विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? यह हमारा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला है वायुमंडल के प्रथम परत को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बहिमंडल। इसको एक्सोस्फीयर भी कहा जाता है। अगला वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो वह क्षोभ मंडल कहलाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? 21% होता है। अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था? चलिए देखते हैं। 1972 में लागू किया गया था। अगला है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा होती है, किसकी सबसे ज्यादा मात्रा होती है? तो वह होती है हम लोग का नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा मात्रा होती है। कितने प्रतिशत? 78%। अगला है हम लोग का केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हमारा नागपुर के महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र में नागपुर पड़ता है, जहां पर केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए अगला है डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से फैलता है? कौन सा डेंगू ज्वर? तो एडीज मच्छर के काटने से होता है। अगला है ओजोन का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो समताप मंडल पर होता है, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। अगला है मलेरिया का परजीवी है। मलेरिया का परजीवी कौन है? तो यहाँ पे मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम होता है। अगला है मलेरिया बीमारी प्रभावित करती है तिल्ली एवं आरबीसी को। क्या करती है? मलेरिया बीमारी प्रभावित करती है। अगला है जैव विकास के बारे में सर्वोत्तम किसने समझाया? तो किसने समझाया था किसके बारे में? जैव विकास के बारे में। तो किसने समझाया था? लैमार्क ने समझाया था। अगला है भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना कब लागू की गई? भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना कब लागू की गई थी? तो यह हमारा 20 अगस्त 2013 को लागू की गई थी। अगला पर्यावरण से संबंधित पारिस्थितिकी विकास बाल योजना किस वर्ष अपनाई गई? तो किस वर्ष अपनाई गई? यह हमारा 1980 में अपनाई गई थी। अगला पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हमारा 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला लाइकेन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो वायु तथा जल प्रदूषण के मॉनिटर के लिए यह सूचकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है स्वांगीकरण यहाँ क्या लिखा है? स्वांगी कारक जड़ का उदाहरण है सिंघाड़ा। कौन है? सिंघाड़ा। अगला पर्यावरण सुरक्षा नियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? अन्य इन्हें छाता विधान या अम्ब्रेला रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। छाता विधान अथवा अम्ब्रेला रेगुलेशन।
अगला है विटीकल्चर किसे कहते हैं। तो विटीकल्चर किससे संबंधित है या किसे कहते हैं, तो यह अंगूर का उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगले पे चलते हैं। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। तो हॉर्टिकल्चर में पुष्प उत्पादन, फल फूल, साग सब्जी, बाग लगाने का, यहाँ पे देखिए बाग लगाने का है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का अध्यापन कला का अध्ययन किस शाखा के में किया जाता है। तो किस शाखा में किया जाता है, यह हमारा पेडागोजी में किया जाता है। चलिए अगला, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में किस वर्ष हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था, तो यह हमारा 1992 में हुआ था। अगला, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष हुआ था, तो यह 2002 में हुआ था। अगला है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है कैसा, एक ही दिशा में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि और फलों को पकाने में किया जाता है। किसका प्रयोग, एथिलीन का। अगर सागोपाम किसे कहते हैं, तो यह साइकस को कहा जाता है। अगला हम लोग का साबूदाना प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, साइकस का। अगला है, गेहूं में खाने योग्य भाग है। गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है, भ्रूणपोष व भ्रूण। अगला है, शेरबाज गिद्ध किस श्रेणी के उपभोक्ता है, तो यह तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता है। मूसला जड़ों का रूपांतरण है मूली, गाजर और शलजम। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का हल्दी अदरक तने का रूपांतरण है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे हम लोग को बोलते हैं प्रकंद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का ग्लूकोमा क्या है। ग्लूकोमा क्या है, तो ग्लूकोमा क्या है, यह हमारा आंखों को अंधे करने वाली बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का एक्सफोलिएशन ग्लूकोमा का प्रमुख कारक क्या है, जिसे निष्क्रिय कर अंधेपन को रोका जा सकता है। LOXL1 जीन, जिसके द्वारा हम लोग इसे निष्क्रिय करके अंधेपन को रोका जा सकता है। अगला, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो कौन सा रोग हो जाता है, इसके कारण हमको एनीमिया रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 100, एनीमिया से बचाव के लिए यानी आयरन की कमी को दूर करने के लिए प्रमुख स्रोत है गुड़ है, हरी पत्तेदार सब्जियां और आंवला होता है। तो ये आज थे पर्यावरण के भाग 2 से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7380800644। हमारा टेलीग्राम चैनल है शंकर स्टडी पॉइंट। थैंक्स।